हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे ये एडिटोरियल वॉल्यूम 3 के बुक से लिया गया है। इससे पहले और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बजट 2020-21 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितने राशि जो है वो आवंटित किया गया है। तो यह किया गया है 1,41,678 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,41,678 करोड़ रुपए। वहीं अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो पूर्व मल मूत्र प्रबंधन, अपशिष्ट जल शोधन करना और कचरा स्रोत पर पृथक्करण करना है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वैक्सीन के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, तो वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितना आवंटित किया गया है, तो 2,23,846 करोड़ रुपए जो है वो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा हाल ही में कौन सा देश जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का यूएई भी बना है, बांग्लादेश भी बना है और यूरुग्वे भी बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात कीजिएगा तो इसका स्थापना जो है वो 2014 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि गूगल क्लाउड इंडिया ने कहां पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा किया है। तो यह किया है दिल्ली एनसीआर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एनसीआर में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र। अच्छा, अगर पूछ ले पहला कहां किया था, तो पहला 2017 में मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है। तो राजस्व घाटा की अगर बात करते हैं तो वो है जीडीपी का 5.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.1%। देखिए, याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। प्राथमिक घाटा अगर पूछे सीक्वेंस में याद रखिएगा, प्राथमिक घाटा तो 3.1%, प्रभावी राजस्व घाटा तो 4.1%, राजस्व घाटा तो 5.1% और राजकोषीय घाटा तो 6.8%। तो ये चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चारों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात से ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली सी प्लेन की भी शुरुआत जो है वो गुजरात में की गई है और पहली रोपैक्स फेरी सेवा की भी जो शुरुआत है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। और 2021 में जो जुलाई मंथ का जो पहला शनिवार था वो 3 जुलाई को पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई को। और इस बार इसका जो थीम था वो था रीबिल्ड बेटर टुगेदर, बेटर टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह बनाया गया है पवन कुमार गोयनका को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन कुमार गोयनका को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर जो है वो विकसित किया गया है। तो यह किया गया है चंडीगढ़ शहर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। यह जो कैलेंडर है वो एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान करके और संवेदनशील लोगों को जोखिम से बचाने में मदद करेगा। चंडीगढ़ से याद रखिएगा भारत का पहला अपंग क्लिनिक भी चंडीगढ़ में और भारत का पहला डॉग पार्क भी जो है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय किया है। तो इसको वित्त मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग। और वित्त मंत्री अभी तत्काल हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। आगे कह रहा है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का नया प्रमुख किसको बनाया गया है। तो देखिए, एनसीए के पहले प्रमुख राहुल द्रविड़ थे, लेकिन राहुल द्रविड़ को फिर अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है, तो वो जगह खाली हो गया, तो फिर उस जगह पे वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीवीएस लक्ष्मण को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और 341 किलोमीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे। तो ये एक लेखिका थी मनु भंडारी। इनकी कृतियाँ थी महाभोज, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, ये सब इनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ थीं जिनके लेखक जो थे वो मनु भंडारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत जो है वो जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है वो जर्मनी के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा, भारत जो है वो जर्मनी के साथ कपास अर्थव्यवस्था में मूल संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे कह रहा है FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो यह जो है वो भारत और जापान के मध्य हिंद महासागर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के मध्य। ध्यान रखिएगा, जो जाइमेक्स एक नौसेना अभ्यास है वो भी भारत और जापान के बीच होता है और इसका आयोजन जो है वो अरब सागर में किया गया है और FOIP का किया गया है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 67 और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में कोलंबिया के बोगोटा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बाल शांति पुरस्कार जो है वो नव अग्रवाल और बिहान, इन दोनों को दिया गया है। ये एक्चुअली यह सम्मान जो है वो इन्हें कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने तितली के रूप में केसरे हिंद को मंजूरी दिया है। तो यह दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। तो मुंह बंद रखो अभियान की जो शुरुआत है वो HDFC बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता का समर्थन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना जो हुई है वो 1994 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और इनके CEO का नाम है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो COP28 की मेजबानी 2023 में करेगा। तो यह करेगा UAE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। अच्छा, ये COP28 की बात कर रहा है। अगर COP26 जो अभी हुआ है 2021 में, उसकी मेजबानी जो है वो ग्लासगो में हुआ है, याद रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। कह रहा है भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन जो है वो किया गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के रानी खेत में किया गया है। यह एक्चुअली 90 प्रजातियों की घास वाली एक घास संरक्षक का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड से। याद रखिएगा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला कवक पार्क, ये सब जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है। तो यह किया है सऊदी अरब के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द बैटल ऑफ रिजलिंग एले के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप यादव और यह पुस्तक जो है जो भारत चाइना का विरुद्ध जो 1962 में जो लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई पर यह आधारित है यह पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अश्विन पटेल को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो अश्विन पटेल को बिहार राज्य सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से याद रखिएगा, बिहार सरकार जो है वो एक बंडर ऐप भी लॉन्च किया है और एक हिट कोविड ऐप भी लॉन्च किया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। उड़ीसा गणेशी लाल बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कह रहा है त्रिपुरा रमेश बैस, ये गलत है।
त्रिपुरा रमेश बैस नहीं है, झारखंड के हैं रमेश बैस गवर्नर और हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री। त्रिपुरा की अगर बात कीजिएगा तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं जो राज्यपाल हैं और बिप्लब देब मुख्यमंत्री हैं। बिहार फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही है। गुजरात आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र पटेल, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड हैं और पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है, या बात कर रहा है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है ना वो जल के द्वारा बहाकर लाए गए गाद के निक्षेपण से ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से याद रखिएगा इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार जो है वो सर्वाधिक होती है, तो यह जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्ग। कॉफ़ी से आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछ ले तो ब्राज़ील, और भारत में अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछ ले तब कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इसके कारण ही देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो पाई जाती है। कर्क रेखा याद ही होगा आप लोगों को कि यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक का विस्तार है, तो शिवालिक के अगर विस्तार की अगर बात कीजिएगा तो शिवालिक को आप लोग पढ़े होंगे कि इसको बाह हिमालय के नाम से जाना जाता है और यह श्रेणी जो है वो पोटवार बेसिन से होकर पूर्व में तीस्ता नदियों तक फैला हुआ है और यह शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे नवीन श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर बात कीजिएगा तो गोवा, और सबसे बड़ा राज्य अगर बात कीजिएगा तो राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा से याद रखिएगा गोवा जो है वो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पौधा जो है वो मरुद्गीध है, तो वो है करील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो मूंगफली उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, तो मूंगफली उत्पादन में रखता है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर देश में पूछे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक तब हो जाएगा चीन। ठीक है। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे राज्यों में है राजस्थान और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु और पहले पे तो है ही गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा गुजरात जो है वो कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यह पूछ रहा है। तो अमरावती ही नहीं है, क्योंकि अमरावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है ना कि कृष्णा की। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। बाद बाकी मालप्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा, कोयना, मूसी, ये सब जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लेकिन अमरावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में इसका जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल और पांचवें पे मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। भारत की जनसंख्या का 8.6% है बिहार की जनसंख्या और जनसंख्या के मामले में यह तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यह जोड़ती है बाब अल मंदेब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है वो लाल सागर एवं अरब सागर हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो रंगराजन समिति का संबंध जो है वो भुगतान संतुलन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है वो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय अपन में देश की कुल जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है वो कुल बचत पर निर्भर करता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल बचत पर। आगे कह रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी आप लोगों को पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1992 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाने पर बल जो है वो पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टेन्योर था 1974 से लेकर 1978। यह योजना जो थी वो केवल 4 वर्षों की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आगे कह रहा है कि ग्रीन मफलर का संबंध है। देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधों को लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पे है अमेरिका और तीसरे पे है भारत। आगे कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई है? तो भारत में नई वन नीति जो है वो 1988 में लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, वनों के संरक्षण हेतु अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछ दे तो वो 1980 में पारित किया गया था। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण यहाँ पे क्या है? बगीचा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। बाद बाकी तालाब, वन, झील, प्रवाल, ये सब जो है वो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है वो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 134 में क्या है? अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 141 की अगर बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर आबद्धकर होना है। और अनुच्छेद 148 तो है ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में। आगे कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है? तो देखिए, वरीयता उपक्रम में अगर बात कीजिएगा तो पहले नंबर पे आता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, और फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। ये सीक्वेंस है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर आएगा भारत के राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो यह किया गया 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह भारत की देन है, बिल्कुल सही है। यह 1962 से जारी हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्ण सूचना के मामले उठा सकते हैं, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, संसदीय अनुमोदन के उपरांत एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है और इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन जो है वो प्रभावी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। यह जो है वो सामान्यतः लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है और स्पीकर जो है वो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और इसमें 2 सदन बनाए गए थे, राज्य विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या थी 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। और केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य संख्या थी 144, जिसमें निर्वाचित सदस्य थे 104 और इनका कार्यकाल होता था 3 वर्षों का। दोनों सदनों का अधिकार समान ही था, सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो था वो निचले सदन को था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान में से ग्रहित किया गया है? तो यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो ग्रहित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, पेश किया गया था और फिर 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। अच्छा, हैदराबाद रियासत को पूछ ले तो उसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जम्मू कश्मीर की रियासत को पूछ ले तो उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो यहाँ आंसर होगा जनमत संग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए इस किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर 21वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को और 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो वो करता था उर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र। वाजपति की अगर बात करते हैं तो यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अस्पष्ट की अगर बात करते हैं तो ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। और रत्नी की अगर बात कीजिएगा तो ये सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी को कहा जाता था। वैदिक काल का विभाजन जो है वो 2 भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल होता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आगे कह रहा है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय क्रम के पूछ रहा है। संस्थापक थे ऋषभदेव और द्वितीय क्रम के तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अजीतनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है वो मिलती है, तो यह मिलती है उपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, इनका निवास स्थान मथुरा था और उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 है। आगे कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। सातवां और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 11वां में धम्म की व्याख्या की गई है। 6ठे में किया गया है आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठा। अशोक से आप लोगों को याद ही होगा, यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो कि 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। आगे कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो था वो था उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था, जो कि उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हैं। तो यह बात कर रहा है इल्तुतमिश की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश ने ही जारी किया था शुद्ध अरबी सिक्के। इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, एकता प्रणाली चलाया था, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। और इल्तुतमिश से आप लोगों को याद ही होगा कि यह आराम शाह की हत्या कर 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो किस देश का निवासी था। देखिए मैं सारे विजयनगर वाले यात्रियों का नाम आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज्जाक की अगर बात करते हैं तो यह फारस यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फारस। इसके अलावा याद रखिएगा निकोलो कॉन्टी जो कि इटली का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा नूनीज जो कि पुर्तगाल का था और च्यूत राय के शासनकाल में आया था। उसके आगे याद रखिएगा डोमिंग पायस जो कि पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो ये सारे के नाम याद रखने होंगे आपको। आगे कह रहा है कि अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। तो 1562 में कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1562 में। अकबर का टेन्योर कब से कब तक था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। इसकी कुछ प्रमुख कार्य याद रखिएगा, जैसे इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, मजहर की घोषणा किया था 1579 में और इलाही संबत की शुरुआत किया था 1582 में। आगे कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक। 1746 से लेकर 1748 तक। और यह युद्ध क्या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था और ख़त्म किससे हुआ है। तो 1748 में एला सापल की संधि से ख़त्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एला सापल की संधि से। अगर दूसरा कर्नाटक युद्ध पूछ दे तब दूसरा कर्नाटक युद्ध ठीक 1 साल बाद यानी 1749 से लेकर 1754 तक। और यह युद्ध खत्म हुआ पांडिचेरी के संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो निम्न में से किसके समय लड़ा गया था। अच्छा, किसके समय लड़ा गया था यह पूछ रहा है। प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ कब तक। 1824 से 1826। कौन था उस समय। उस समय था लॉर्ड एमसहर्ड जो कि 1823 से लेकर 1828 तक था। और यह युद्ध जो है वो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो यांडाबू की संधि से 1826 में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किया है कहा है। तो ये कहा है टी.आर. होम्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टी.आर. होम्स ने। अच्छा, अगर बी डी सावरकर के बारे में पूछे तो बी डी सावरकर 1857 के बारे में कहें कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। डिजरायली कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और L.E.R. रीच जो है वो कहा था कि धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। आगे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है वो एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एडॉल्फ हिटलर ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह पूछ रहा है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग, बिल्कुल सही है। भारत को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, बिल्कुल सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग गठन कब 1944 में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में। तो यहाँ सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन जो है वो सही है। आगे कह रहा है पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, सही है। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, सही है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पोलियोबोटनी, सही है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R.H. विटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो 5 वर्गों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। तो बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। और शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठन में सर्वाधिक उपस्थित रहता है कौन। तो प्रोटीन रहता है। प्रोटीन जो है वो लगभग 67 से 68% रहता है। सॉरी 68 68 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। तो रक्त में लगभग 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। अच्छा, अगर पूछ ले प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन रहता है, तो प्लाज्मा में 90% भाग जो है वो जल रहता है, 7% भाग जो है वो प्रोटीन रहता है, और शेष जो 3% है वो हार्मोन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो विटामिन B2, हाँ, विटामिन B2 के ही कमी से किलोसिस रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B3 की बात करिएगा तो पेलाग्रा, विटामिन B5 चर्म रोग, अनिद्रा, विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया। आगे कह रहा है मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मानव खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 8 अस्थियां जो है वो परस्पर संयुक्त होकर कपाल का निर्माण करती है, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। मोटेलिन, सिक्रेटिन, ये सब होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, और रासायनिक सूत्र C2H5OH। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो कांच का लाल रंग यहाँ पूछ रहा, तो क्यूप्रस लवण के कारण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर लाल रंग ना पूछ के आपसे पूछ दे कि पीकॉक नीला किसके कारण होता है, तो क्यूप्रिक लवण के कारण होगा। गहरा नीला पूछ देगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होगा, और हरा पीला पूछ देगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूप के चश्मे के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। तो क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है, और यह जो है वो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रुक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यूरेनियम के समस्थानिक तो नाभिकीय ईंधन के साथ मैच करेगा, कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार के साथ मैच करेगा, आयोडीन का समस्थानिक गलगैंड के उपचार के साथ मैच करेगा, और रेडियम का समस्थानिक जो है वो द्वितीयक कैंसर के उपचार के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 18 में जो सम्मिलित गैसीय तत्वों को उत्कृष्ट गैस यानी कि इनर्ट गैस कहते हैं, जो कि कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये सारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में फिल्म के स्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो यह किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको कि हाइपो भी कहा जाता है। इसी का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफी में फिल्म के साथ स्थायीकरण में, जल में मिश्रित क्लोरीन को दूर करने में, चांदी एवं स्वर्ण के निष्कर्षण में, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वेनाइट जो है वो निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो सिल्वेनाइट और कैल्वेनाइट ये सब जो है वो गोल्ड का अयस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह एक सदिश राशि है, गलत है। देखिए गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी की अगर बात करेगा तो यह अदिश राशि है, लेकिन स्मॉल जी की अगर बात करेगा, जिसको कि गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, वो सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि गर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होता है। तो सबसे कम वृद्धि ठोस में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे ही अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संरचना होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं, तो उन तरंगों को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि प्रकाश तरंग हो गया, अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग होता है, ये सब जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो यह किया जाता है गामा किरण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण की जो खोज है वो हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था, और इसकी भेदन क्षमता जो है वो अत्यधिक होती है, और इसका उपयोग जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी।
आगे कह रहा है कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो निशांत बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसको कि जो नूर जहाँ का भाई था आसफ खां उसके द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 14 सितंबर को क्या? हिंदी दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। आगे कह रहा है वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात। वायुसेना के अध्यक्ष हैं अभी 27 में, जिनका नाम है BR चौधरी। आगे कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड देश है, दूसरे साइड संसद के नाम दिए गए हैं। अफगानिस्तान के संसद को बोला जाता है सोरा, जापान के संसद को बोला जाता है डायट, नॉर्वे के संसद को बोला जाता है स्टोर्टिंग और नेपाल के संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। तो इस तरह से मैच कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद 2 सेट और रह गए, 14 और 15। ये भी सेट जो है वो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कल और परसों में 2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम भी जो है वो शेड्यूल है। करंट अफेयर का जो अभी न्यू एडिटोरिया का जो बुक आया है वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, और रिमेनिंग उसके भी प्रैक्टिस सेट जो है वो सेट 15 तक आप लोगों को 26 दिसंबर से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।